it's me, long time no see, and I'm back with episode 173 of the Jincast series, जो कि हमारा वीकली, बाई वीकली, मंथली, whatever पॉडकास्ट है, जिसकी अपनी टाइमिंग एक मिस्ट्री है जो कि मेरे भी कंट्रोल से बाहर है, लेकिन जब मौका मिलता है वीडियो बना लेते हैं। और इसके साथ हम एक और एपिसोड लेके आए हैं जिसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आउटसोर्स्ड स्टोरीज से। लेकिन उससे पहले मैंने कल एक मूवी देखी बड़े अरसे के बाद, और उसका नाम था एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क। काफ़ी पुरानी मूवी है, कर्ट रसल की मूवी है, आधी से ज़्यादा लोगों ने देखी भी होगी। लेकिन क्या मूवी थी, मैं भूल चुका था क्या क्या आइटम था वो। लेकिन बहरहाल उसको देख के कुछ रिजेम्बलेंसेस आती हैं, और मेरे ख्याल जॉन कारपेंटर की थी, जिसने आगे जाके हॉरर मूवियाँ ही डायरेक्ट ज़्यादा की हैं। तो वेरी इंटरटेनिंग मूवी। कर्ट रसल उस मूवी में हैं, जिस रोल में, उस कैरेक्टर के ऊपर बना था वीडियो गेम एक अदद, जिसका नाम था मेटल गियर सॉलिड। बहरहाल, इनफ लॉली गैगिंग एंड इट्स टाइम टू गेट डाउन टू बिजनेस। तो पहली स्टोरी हमारी पिंडी से आ रही है, जो कि लिखने वाली का नाम इरम है, और ये बताती हैं कि समर की छुट्टियों में ये अक्सर कराची आया करती थीं और खाला के घर रहा करती थीं। ऑब्वियसली बचपन है, स्कूल की छुट्टियां 2 महीने की होती थी समर्स में। अब हमारी किस्मत में इतनी लंबी छुट्टी कहाँ। बहरहाल, कहती ये है कि इनकी खाला ने एक फ़्लैट लिया था, शिफ्ट की थी, और हैदरी के अंदर ये कंपाउंड था। अब नाम इनको याद नहीं, क्योंकि ये उस वक्त 12-13 साल की थी और पुरानी बात है। लेकिन बहरहाल कह रही हैं ये बड़ा एक सेवरल बिल्डिंग्स का रेजिडेंशियल गेटेड मतलब फ्लैट था, और पुराने स्टाइल जिस तरह होते हैं ना कि एक कंपाउंड के अंदर फ्लैट की बिल्डिंग्स होती हैं, तो वैसी जगह थी। और मतलब ऐसी कोई उधर सीन नहीं था कि बंदा बोले कि कुछ मसला है। लेकिन खाला का जो फ्लैट था, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था, उसमें खिड़कियाँ भी थी, सब कुछ था, लेकिन बकौल इनके कि कोई लाइवलीनेस नहीं थी वहाँ। एक अजीब वीरानी सी महसूस होती थी वहाँ जाके, और बेचैनी रहती थी, और बस एक अजीब सन्नाटा था वहाँ पे। हम छोटे थे, हमें कभी समझ भी नहीं आया क्या था यहाँ सिलसिला। लेकिन इनकी जो कज़न यानी खाला के बेटे, वहाँ पे उनकी एक फ़्लैट के किसी लड़के से दोस्ती हुई, तो लड़कों ने बताया कि भाई ये फ़्लैट तो बड़ा मशहूर है, जिधर बड़ी अजीब हरकतें होती हैं, और अक्सर यहाँ पे न्यू बॉर्न बच्चे जिनके होते थे इस फ्लैट में पहले कभी, तो वो बचते नहीं थे, मर जाते थे। तो ये बहरहाल बातें वो करते थे लोग वहाँ की। लेकिन अब नए नए शिफ्ट हुए हैं, किसी को क्या पता। और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो कि लोग ऐसे ही फैला देते हैं, और बात बनाए बात के नाम पे, और उसके पीछे हकीकत क्या है किसी को नहीं पता होती। खैर, अब ये बताती हैं कि एक रात ऐसी आई, क्योंकि ये छुट्टी पे आते थे, तो कज़न्स जो थे वो सारे रात को जाग रहे होते थे, मतलब बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो एक कमरा था जिसके अंदर एक और कमरा था, बेसिकली समझ ले एक बेडरूम था, उसमें एक स्टोर नुमा रूम बना हुआ था या कोई रूम था, और वहाँ ये सारे घुसे हुए थे लड़कियाँ, और वहाँ अपनी बातें शातें कर रही थी। और बराबर में जो बेडरूम था वो जो खाला का, वहाँ पे इनकी अम्मी और खाला और कज़न सो रहे थे। अब लेट नाइट था, ये लोग बातें कर रहे हैं, अपने अपनी बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और कहते हैं इवेंचुअली जिन भूतों पे बात आ गई। अब नोटवर्दी बात यह है कि ये जो कमरा था, इसका दरवाज़ा थोड़ा सा या तो ख़राब था या भारी था या क्या था, जिसकी वजह से बड़ा धक्के मार मार के इसको खोलना पड़ता था। और मतलब बकौल इनके कि ये सारी लड़कियां 12-13 साल की मिल के इसको खोल बंद करती थी, क्योंकि इतना आसान नहीं था उसको ऐसे ही खोलना। इन्होंने जब ये बातें शुरू की कि यू नो जिन वगैरह की स्टोरियाँ, और मेरे ये देखा वो सुना और ये सुना, तो ये कहते हैं कि ये दरवाज़ा बड़े मज़े से खुद ही खुल गया। बाहर कोई नहीं खड़ा था, और ये सिर्फ देखते रह गए कि वो बड़े मज़े से खुला, और जैसे कि कोई दरवाज़ा आराम से खोल के अंदर आ गए, सुन रहे या झांक रहे वैसे। लेकिन वहाँ मौजूद कोई नहीं था। अब ये कहती हैं बस हम छोटे थे, हम हमारे लिए यही बहुत था।
हम डर गए और चीखो पुकार मच गई और हम जाके अपनी खाला अम्मा के पास जाके लेट गए। कह रहे उस दिन के बाद से हमने कभी सेपरेट नहीं लेटे। और हुआ ये कि फिर जब ये लोग वापस गए तो कुछ महीनों के बाद खाला भी वहाँ से वापस, मतलब कहीं और वापस तो नहीं, शिफ्ट कर गई और ये चैप्टर क्लोज हो गया। तो ये एक अजीब स्टोरी थी जिसमें कोई अपनी प्रेजेंस दिखा रहा था, ये क्या कर रहा था, लेकिन बहरहाल ये इरम का एक्सपीरियंस था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड यस, जस्ट ड्रॉपिंग बाय का मतलब ही यही हुआ कि कोई आए थे सिर्फ हेलो हाई करने के लिए। वो आप लोग डर इतना गए कि मेरा ख्याल है उसके बाद उसने आगे कुछ नहीं किया। लेकिन अच्छी बात यह कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आगे बात करते हैं फैज़ान साहब की। और फैज़ान साहब ये कहते हैं कि मैं बड़ा स्केप्टिकल रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में और बड़े मज़े से हॉरर मूवीज़ बहुत शौक़ से देखता हूँ और काफ़ी ज़मानों से देखता हूँ। लेकिन अब ये बहुत कम मूवीज़ देखते हैं। कहने का मकसद इनका ये है कि पहले तो ठीक था, लेकिन कुछ अरसे के बाद मूवीज़ के दरमियान देखते हुए कुछ न कुछ हरकतें शुरू हो गई थी जिसकी वजह से इनका रुझान कम हो गया। अब ये कहते हैं कि जी मैं कभी हॉरर मूवी कोई लगा के देख रहा होता था तो किचन में से ऐसे आवाज़ें आती थी जैसे कि बर्तन टूट रहे हैं या कोई नीचे गिर रही है कोई चीज़। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई ज़ोर से नॉक कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से, और जैसी फिल्म बंद करके देखने गए तो कुछ भी नहीं। और एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि ये कह रहे हैं कि लेट नाइट में फ़िल्म लगा के देख रहा था और जाग रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बराबर वाला जो है ना वो ऊपर से दीवार से या कहीं से ऊपर सर निकाल के मुझसे झांक के देख रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। गुस्सा बहुत आया इनको कि भाई ये बराबर वाला मुझ पे क्यों नज़र रखे हुए रात को इस पहर। लेकिन फिर इनको ख्याल आया कि जिस जगह से वो चढ़ के देख रहा था, अव्वल तो वहाँ कोई चढ़ने की जगह ही नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि वो इतनी ऊंची जगह थी कि वहाँ से वो चढ़ के कोई बराबर से देख भी नहीं सकता। तो ये इनके साथ मतलब सिलसिले होते थे। अब ये कहते हैं कुछ वक्त गुजरा, सर्दियाँ आ गईं, ये अपने भाई के कमरे में भाई के साथ बैठे हुए थे और बस यही सब बातें चल रही थी, मैं डरता नहीं हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। तो बीच में कहीं से ये तस्करा निकल आया कि भाई अगर कोई यहाँ जिन भूत है तो आए, ज़रा सामने आए। अब लड़कों की आपस की टिशनबाजी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये मतलब टॉन्ट किया। तो ये कहते हैं कि दीवार पे एकदम से एक बड़ा सा साया बनना शुरू हुआ, जो कि हैरत की बात थी कि उसके सामने कुछ नहीं था, बस साया खुद ही बन रहा है। अब वो जब साया बना तो बस इनकी हवा निकल गई और उसके बाद से वो साया आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी शक्ल दिखा के, मौजूदगी दिखा के वैसे ही गायब हो गया जैसे वो आया था इनके कहने पे। अब ये कहते हैं वो सब तो हो गया और वो चला भी गया, लेकिन उस दिन से उस कमरे के अंदर एक मौजूदगी महसूस होती है जो कि जाती नहीं है। अब ये अगली अपना स्टोरी सुनाते हैं अपनी दादी की, जो शायद 1980 के ज़माने की है। और ये कहते हैं कि उस ज़माने में दादा का अपना घर नहीं था, रेंट पे रहते थे। इन्होंने एक नया मकान लिया था इसी तरह रेंट पे, और उधर हल्की फुल्की चीज़ें होना शुरू हुई थी इनके शिफ्ट होते ही। जैसे छत पे चलने की आवाज़ें आती थी, किचन में कुछ हलचल होती थी जब कोई नहीं होता था। तो ये लोग नए नए मूव हुए थे तो इतना स्पोर्ट सर पे सवार नहीं कर रहे थे। अब एक बाथरूम था जिसका एक तरफ से कहीं से कोई दीवार में कोई सुराख था, टूटी हुई थी, और वहाँ से अगर कोई झांकना अंदर चाहे तो झांक सकता था। तो ये कहती हैं कि दादी ने एक दिन एक कपड़ा या चादर उठाई और वो जगह जाके बंद कर दी ताकि कोई सामना ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जब कोई बाथरूम में हो। अब ये कहते हैं उसी दिन उसी रात दादी एकदम बैठे बैठे थी और
चीखना शुरू हो गई और उन्होंने बोलना शुरू किया कि मेरे बाल कोई खींच रहा है, कोई मुझे मार रहा है। सब लोग जमा हुए, सब कुछ किया, लेकिन उनके साथ जो हो रहा था वो ख़त्म नहीं हुआ। फिर इवेंचुअली चाची जो थी उन्हें किसी को बुलाया, तो कोई दीनी साहब थे, उन्होंने आके कुरान पढ़ के इन पे दम करना शुरू किया। तो जब दम किया काफ़ी देर के बाद फिर दादी को सुकून आया, लेकिन उन्होंने देखा कि घर के वरांडों में, मतलब बाहर के जगह पे एक दरख्त है, उस दरख्त में कोई औरत बैठी हुई और उनको देख के हंस रही है। अब जब ये उन्होंने देखा तो उनको फिर महसूस हुआ कि कोई रास्ता था या कुछ था सिलसिला जो वो सुराख हुआ था, और उन्हें जाके जल्दी से उस बाथरूम के ऊपर जो वो कपड़ा लगा के बंद किया था उसको हटा दिया। अब कहते हैं उसको हटाने के बाद ये मामला ठीक हो गया, लेकिन इन लोगों ने उस घर को बहुत ही जल्दी आगे मतलब फारिग किया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और नए घर में कुछ भी हो सकता है, और बहरहाल ये तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन थी कि वॉशरूम बंद के अंदर सुराख था, आपने उसको बंद किया तो आपके साथ ये हो गया। लेकिन बहरहाल इस प्रॉब्लम से हर किसी को अल्लाह बचा के रखे। आगे बात करते हैं तहा साहब। और तहा साहब बताते हैं कि अभी 20 साल के हैं, लेकिन ओवर द इयर्स इनके साथ छोटी मोटी चीज़ें होती रही हैं जो ये देख के बड़े हुए हैं। अब जब ये 6-7 साल के थे तो इनकी एक खाला है, ये कराची में रहते हैं, और यहाँ पे एक मदरसा है जहाँ पे रुकिया होता है, एक्सरसिज्म्स होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनकी खाला के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनकी डाइवोर्स भी हो चुकी थी, और इसी किस डायरेक्शन में चीज़ जा रही थी। तो इनके वालिद एक दिन इनको गाड़ी में उठा के खाला को उस मदरसे लेके जा रहे थे, तो ये सारे खाला का बच्चा ये भी साथ में थे। अब ये कहते हैं कि अब्बा ने गाड़ी से उतरते हुए गाड़ी को बंद किया और बोला कि तुम लोग गाड़ी में बैठो, हम आ रहे हैं अंदर से, कोई खबरदार गाड़ी से निकलेगा नहीं। और ये बोल के वो चले गए। अब वजह क्या थी इनको साथ में लाने की, वो होगा कोई सिलसिला के घर पे होगा कोई, कि नहीं होगा, वट। लेकिन अब ये कहते हैं हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, और वो लोग अंदर मदरसे में चले गए। इनको मस्ती सूझी, इन्होंने बोला यार मैं कितनी देर अंदर बैठूं, और इन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, और ये बकौल इनके गाड़ी के बोनट तक भी नहीं पहुँचे थे कि कोई 16-17 साल का लड़का अचानक से कहीं से आ गया, और वो इनको बोलने लगा चीख चीख के कि तुम्हें कहा था ना गाड़ी के अंदर रहो, बाहर नहीं निकलना, तुम्हें समझ में नहीं आती बात। और इस तरह करके उसने इन पे चीखा, और चीख के वो भागा थोड़ा सा ही आगे, और एकदम से बेहोश होके गिर गया। लोग जमा हो गए, तो पता चला वही कोई ये लड़का पोजेस्ड था जो कि अंदर से निकल के एकदम से गायब हो गया था, और वो यहाँ से इनको मिला। बहरहाल ये तो इवेंट हो गया और वो सारा सिलसिला हुआ, वक्त गुजर गया, ये लोग किसी और जगह मूव हो गए, और ये बात जहन से निकल गई। कोई 4-5 साल के बाद ये कहते हैं कि हम एक जगह रेंट पे थे, और बिल्कुल सही घर था, ठीक ठाक था, 3 बेडरूम वगैरह वगैरह, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जगह थी, तो एक बेडरूम जो था वो स्टोर बन गया था। अब स्टोर इस तरह इन्होंने बनाया था कि थोड़ा अंदर, मतलब कमरे के आप जाएं तो डिवाइडर जैसा एक लगा हुआ था, जिसमें बेसिकली एक रैक था, उसमें चीज़ें रखी हुई थी, और उस रैक पे ऊपर इनकी एक फ़ोटो रखी हुई थी, और उस रैक के पीछे जो था ये डीप फ्रीज़र वगैरह रखा हुआ था ताकि वो नज़र ना आए अलग से। तो इस तरीके से सेटिंग की हुई थी। ये कहते हैं कि मैं अपने मामू के घर जा रहा था, तो मेरे अब्बा ने जब मुझे बोला जल्दी से जाओ और डीप फ्रीज़र से एक पानी की बोतल लेके आ जाओ, तो मैं उस कमरे में जब एंटर हुआ और मैंने लाइट खोली, तो वो जो फ्रेम पे मेरी तस्वीर थी वो उड़ती हुई मेरे पैरों में आके गिरी। अब ये होना था, अब सवाल ये है कि भाई ये गिर गया होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि 10 फीट के फासले से एक चीज़ आके मेरे पैरों में गिरी, तो ये तो कोई इतना आसान, मतलब खुद से होने वाला काम तो नहीं है। बहरहाल इनके घर वाले आए, इनको ले गए और मामू के चले गए, और इस बात को इग्नोर कर दिया गया। अब मज़ीद 3-4 साल गुजर गए और ये 15-16 साल के हो गए, और फिर एक दफ़ा घर इन लोगों ने बदला,
उसके बाद ये एक ऐसे घर में शिफ्ट हुए जो इनके नाना की मलकियत में था लेकिन काफ़ी ज़मानों से खाली था। कहते हैं हॉन्टेड हाउस वाली कंडीशन थी, घास हर जगह से निकल रही थी, घर के अंदर से भी निकल रही थी, दीवारों से भी निकल रही थी, ये हाल था। अब ये कहते हैं जनाब कि इस हालत में मतलब चीज़ों को हमने रिपेयर किया, मतलब चीज़ों को रेनोवेट किया, पूरा घर सेट करके फिर हमने एक दावत दी सब लोगों को आने के लिए, जिसमें मैंने एक बड़ी अपनी पसंदीदा शर्ट पहनी हुई थी जिसकी वजह से इनको ये याद है। एक डेनिम की शर्ट थी। और ये सब दोस्त वोस्त आए हुए थे, कज़न वज़न आए हुए थे, तो ये सब बातें हो रही थी कि घर तो भूत बंगला है और वगैरह वगैरह, जिस पे इन्होंने अल्लाह कह दिया कि सब बकवास है, मैं कोई ये चीज़ मानता नहीं, मैं किसी चीज़ से कोई डरता वरता नहीं। अब ये तो हो गई बात ख़त्म, दावत ख़त्म, रात हो गई, सोफ़ा कम बेड खुला, उस पर ये अपनी अम्मा के साथ सोते थे। कहते हैं कि बीच रात मेरी आँख खुली तो मेरे सीने में कुछ वज़न था। मैंने बहरहाल ज़्यादा सोचा नहीं, करवट बदली और मैं सो गया। करवट बदल के सो गए, जब सुबह उठे तो इन्हीं ने देखा कि जो कमीज़ इन्हीं ने पहनी हुई थी, इनके सीने पे उंगलियों के 8 सुराख हुए हुए थे, जैसे कि 8 उंगलियां नहीं, चार चार एक एक हाथ की। किसी ने नाखून किसी के इतने नोकीले थे कि ऐसे करके अंदर घुसेड़ के वो शर्ट इनकी ख़राब कर दी। अब ये दिखाने के बाद एक मौलवी के पास गए, मौलवी साहब ने इनको तावीज़ दिया, उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन कहते हैं कि अभी भी कभी कभी बैठे बैठे मुझे गूज बम्प्स आते हैं, मतलब एक अजीब ठंडक की लहर आती है, कान मेरे गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, और वज़न महसूस होता है मुझे कंधों के ऊपर ठीक ठाक। कह रहे हैं कि अब तो मैं इग्नोर करता हूँ, 20 साल का हो चुका हूँ, तो निकल जाता है, वो सही हो जाता है कुछ अरसे में, लेकिन ये अभी भी इनके साथ होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कोई इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस नहीं होता जो आप जिस तरह बता रहे हैं, लेकिन आफ्टर अ वाइल यू गेट यूज टू इट, तो फिर वही वाली बात है ना कि आपका शॉक लेवल या डर का लेवल कम होने लगता है और ये बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर कुछ साल के बाद। बहरहाल स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अब आगे बात करते हैं मिनाइल की। अब इस बात का मैं क्या बोलूं, लेकिन बहरहाल जो है सो है। अब ये कहती हैं कि ये इनका 2.5 साल का 2.5 महीने का बच्चा है, और ये मेरा और मिनहाज का पॉडकास्ट बड़े शौक से सुनती हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कुछ अरसे में मतलब पहले से ब्रेक ली हुई थी, अब इन्हें दोबारा सुनना शुरू किया हेडफोन वगैरह लगा के। तो एक दिन ये मिनहाज का एक टेप सुन रही थी, तो एकदम से मतलब हेडफोन लगे हुए, इनका जो बच्चा है जो 2.5 महीने का है वो साथ में ही था। वो ऐसा डरा कि मतलब वो चुप होने का नाम ही ना ले, जब तक उन्होंने उस पर आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के नहीं फूके और सब कुछ नहीं किया, वो ठीक नहीं हुआ। कहते हैं उसके बाद इन्होंने वो कंटेंट छोड़ दिए कुछ अरसे के लिए। अब ये कहती हैं कि कुछ अरसा गुजरा, इन्होंने मेरी पॉडकास्ट लगा ली। अब ये करना था, और कहते हैं बच्चा फिर डर के रोना शुरू हो गया, और वो फिर वही सिलसिला कि जब तक उसको दम नहीं किया वो चुप नहीं हुआ। अब ये एक अजीब सा कोइंसिडेंस है जो कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, और इनका बच्चा कभी भी ऐसे स्केयर नहीं हुआ कहीं और किसी और चीज़ में, इन दो इंसिडेंट्स के अलावा, एक मिनहाज और एक मेरी वो सुनने के अलावा। तो ये क्या सिलसिला है? एनी वन नो व्हाट्स गोइंग ऑन कैन कॉमेंट एंड डायरेक्टली टेल हर, वरना तो मेरा अपना अजम्पशन है कि कोई अजम्पशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, देयर इज समथिंग इन द हाउस और समथिंग नियर बाय जो कि उस वक्त मतलब डज नॉट लाइक ये कंटेंट बीइंग डिस्कस्ड इन द हाउस। अब वो जब अपने आप को नमूदार करता है या वो उस जगह पे आता है जब आप ये कंटेंट लगाती हैं, तो कहते हैं कि छोटे बच्चों को नज़र आती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो शायद इसलिए डर जाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन, कुड बी रॉन्ग। तो या तो
बी सेफ। एंड मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर ऐसा सिलसिला है तो ना सुने, बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब तो होता रहता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग इन मिनाइल। अगली स्टोरी आ रही है इंडिया से, वो भी यूपी से, और हयात साहिबा हैं, ये साहब हैं, सॉरी इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बहरहाल जो भी है, तो वो बताती हैं कि अक्सर स्कूल की छुट्टियां पड़ने पर ये जाया करती थी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने। वो गांव में रहते थे और काफ़ी मतलब ऐसी जगह थी जहाँ कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं थी। 8-9 बजे रात को अक्सर वहाँ लोग सो जाते थे। और ये क्योंकि शहर से आई थी तो इनको 10 बजे से पहले नींद नहीं आती थी, तो ये जाग रही होती थी, ये आदत की वजह से। एक रात इनकी आंख खुली और इनको वॉशरूम जाने की हाजत हुई। अब ये ऊपर की मंजिल पे थे। अब बाथरूम ऐसे बने हुए थे क्योंकि गांव की सेटिंग है, तो बड़ा सा मतलब एक कोर्ट यार्ड कह लें या अंदर ही एक वरांडा है, और उसमें दरख्त लगे हुए हैं, और एक उसके दरख्तों के पार एक अदद वॉशरूम बना हुआ है। तो गांव में तो ऐसा ही होता था कि बाथरूम जो है वो थोड़े अलग ही रखे जाते हैं घर से। तो ये उठी और उतरने लगी जीने से। अब जीना भी ओपन था, मतलब ऐसा नहीं था कि कवर्ड इनसाइड था, बाहर था। उतरते हुए इनकी सामने मतलब घर के बाहर एक गन्ने का खेत है, और वहाँ पे इनकी नज़र पड़ी। वहाँ इन्होंने देखा एक औरत है जो झुकी हुई है, मतलब लग रहा है कि एक उम्र, अच्छी उम्र की है, झुकी हुई है और आंखें उसकी इन्हीं के ऊपर फिक्स हुई हुई हैं। अब थोड़ा और उतनी तो इनको एहसास हुआ कि उसकी आंखें जो थीं वो इन्हीं को देख रही हैं, लेकिन वो बिल्ली की तरह की आंखें हैं, इंसानों की तरह की नहीं है। अब इस बात पे इनको थोड़ा खौफ महसूस हुआ और ये वापस पलट के अंदर जाके अपने कमरे में चली गई। रात इन्हीं ने काट ली। अगले दिन इन्हीं ने अपनी मतलब रिलेटिव की वाइफ कह लें से पूछा कि भाई मैं रात में जा रही थी तो ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि बेटा रात में वॉशरूम मत जाया करो, एक बना हुआ है छत के ऊपर, वहाँ चली जाया करो, इधर मत वरांडे की तरफ ये खुले में मत जाया करो। और तो इन्हीं ने पूछा तो कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह है। तो उन साहिबा ने बताया कि जब मैं थोड़ा यंग थी, शादी नहीं हुई थी, अपनी वालदा के साथ गाय का खाना वगैरह लेने जाया करती थी, तो इसी खेत में से मेरा गुज़र था, मेरी वालदा मेरे साथ थी, हम सामान ले रहे थे, और चीज़ें उठाते हुए एकदम से किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा रात में। मैं पलटने लगी तो मेरी गर्दन, इनकी वालदा साथ थी तो उन्होंने पकड़ ली और मुड़ने नहीं दिया, और इनसे कहा कि किसी कोई आवाज़ कुछ भी दे, तुमने पीछे नहीं देखना, वो मेरे साथ घर चलो वापस। वो वापस घर चली गई। घर जाने के बाद उन्होंने बताया कि अक्सर इस खेत में कहीं कहीं आवाज़ें आती हैं आपके नाम की, कोई आपको नाम लेके पुकारता है, और वो जो पुकार रहा है वो कोई इंसान नहीं है, और वो एक छलावा है बकौल इनके। और इसी वजह से इस जगह पे रात में गुजर नहीं करते, या इस जगह को रात में इस तरफ से दूर ही रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी जो आ रही है आदित्य राव साहब की आ रही है, दुबे तलब, नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। ये कहते हैं लगभग 4 साल हो चुके हैं इस बात को, पर होता यह था कि रात में खाने के बाद इनके, ये और इनके चचा जो थे, रात को टहलने चले आते थे अपने गांव में। और कहते हैं केवल हर जगह खेती थे उस वक्त, तो खैर इतनी आबादी भी नहीं थी, तो घूमते फिरते रहते थे। इनके घर से 200 मीटर या 100 मीटर के फासले पे एक बड़ा सा पुराना आम का पेड़ था, और उसके अक्सर नीचे लड़के जो थे वो सिगरेट वगैरह पी रहे होते थे या दारू पी रहे होते थे बकौल इनके, और बैठकें लगी हुई होती थी। अब ये रोज़ रात को वहाँ के से गुज़रते थे तो वो नज़र आते थे, तो कोई एज सच कोई नई बात नहीं थी।
एक दिन ये अपना फ़ोन भूल गए थे घर पे चार्जिंग पे लगा के, और ये और इनकी चचा टहलते हुए निकल गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इस पेड़ की तरफ जब ये जा रहे थे और पहुंच रहे थे, तो इन्होंने देखा कि आज कुछ अलग लोग नज़र आ रहे हैं पेड़ के नीचे, और पहले से हल्की सी कोई रोशनी आई जो गायब हो गई। तो इन्होंने सोचा कि किसी ने सिगरेट जलाई होगी, जिसकी वजह से माचिस जलाई होगी। तो हल्की सी रोशनी हुई होगी और उसके बाद बुझ गई होगी। बहरहाल जैसे जैसे ये करीब जाते गए, तो इन्होंने देखा कि चार औरतें, 4 या 4.5 फुट की होंगी, चारों एक ही जैसी, बिल्कुल कद में, काट में, हर चीज़ में, बाल भी उनके उतने ही बड़े, वो वहाँ मौजूद हैं। काले कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं और कुछ कर रही हैं। इनमें से बस एक औरत के हाथ में एक लकड़ी थी जिस पे अजीब से डिज़ाइन बने हुए थे जो ये नहीं जानते क्या थे, और कुछ मंत्र था या कुछ पढ़ रही थी। आवाज़ें उनकी ऐसी थीं जैसे कि नाक में से बोल रही हों वो टें टें करके, और वो इल्ली गिल्ली पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये इस तरह करके कुछ पढ़ रही थी, और समझ में नहीं आ रहा था कि कख वो बोल क्या रही हैं, और दो आवाज़ उनकी बिल्कुल साफ आ रही थी। अब ये कह रहे हैं कि हम उस तरफ अपने रूट पे चलते जा रहे हैं, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, और वो हमारी तरफ देख भी नहीं रही हैं कि हम आ रहे हैं, और शायद देख नहीं रही हैं या देखना चाह नहीं रही हैं, पता नहीं। 10 मीटर दूर इस जगह से ये कहते हैं कि हम और ये और इनके चचा वहाँ थे पहुँचे। तो चचा से नीना बोला कि मुझे घबराहट हो रही है, ये क्या कर रही हैं, वापस चलते हैं। अच्छा, इन्होंने ये बोला तो चचा को पता नहीं अचानक से जोश आ गया, और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, ए करके, कौन क्या कर रहा है, मतलब इस तरह करके जो चिल्लाते हैं, और वो इन औरतों की तरफ दौड़ना शुरू हो गए। अब जब वो भागे तो इनकी तो हालत जाम हो गई, और ये भी उनको रोकने के लिए भागे उनके पीछे, क्योंकि इनके जहन में ये बात आई कि भाई ये पता नहीं कौन लोग हैं, किसी के पास कोई छुरा उरा हुआ या कुछ हुआ और इन्होंने इनको ज़ख्मी कर दिया या मार दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये उनके पीछे भागे। अब ये कहते हैं कि वो औरतें जो थीं वो एकदम से इनके चिल्लाने पे इनके चचा के शौक में चली गईं, और वो गांव से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ भागने लगी। इन्होंने जल्दी से जाके अपने चचा को पकड़ा हाथ से और रोका कि भाई कहीं कोई पता नहीं कौन है, इनके हाथ में लकड़ी भी है, पता नहीं क्या है, और यही सोच के कि भाई रुको। तो इन्होंने नोटिस किया कि वो भागती हुई जो जा रही हैं, वो लग रहा है कि वो बहुत तेज़ भाग रही हैं, लेकिन वो धीमे धीमे जा रही हैं, जबकि उनके पैर और टांगे बहुत तेज़ी तेज़ी आगे पीछे हो रहे हैं, जैसे बकौल इनके कि ट्रेडमिल पे इंसान भाग रहा होता है, वैसे वो भाग रही थी कि बड़ी तेज़ मूवमेंट थी, लेकिन फासला बहुत स्लो स्लो तय कर रही थी। बहरहाल इन्होंने उनको पकड़ लिया, चचा को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने इनको पकड़ने का बोला, लेकिन उन्होंने बोला जाने तो, पता नहीं कौन है। बहरहाल वो रिचुअल या जो भी चीज़ थी, इन लोगों ने उसको इंटरप्ट कर दिया। अब ये कहते हैं हम वापस चले गए। ये इंसिडेंट को महीना भी पता नहीं हुआ, या महीना 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ, कि एक दिन इन्होंने देखा कि वो जो आम का पेड़ था बड़ा सा, वो पूरी तरह सूख चुका, जिसमें कुछ बचा ही नहीं, और ऐसा लगा कि मतलब किसी ज़माने से यहाँ पे कुछ, मतलब जिस तरह होता है ना वीरान जगह, पानी जहाँ बंद हो जाए तो सूख जाती हैं चीज़ें, तो वैसे वो सूखा पड़ा हुआ था। पता नहीं क्या वजह थी इसकी। अब ये कहते हैं दिल चाहता है कि कभी सोचता हूँ कि मैं उनको जाके पकड़ लेता कि आखिर ये क्या चीज़ है, फिर उससे ख्याल आता है कि पता नहीं वो कुछ हरकत ना हो जाती। अब वो अंधेरा इतना था कि समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या है वो और कौन है वो, कि शक्लें भी समझ में नहीं आई, लेकिन इतना पता था कि कोई तंतर मंतर पड़ रही थी। बहरहाल अब ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि हम क्या, अगर मैं उनकी जगह होता या कोई और होता तो क्या उनको पकड़ता। और वो बकौल इनके कि बहुत जिस तरह वो दौड़ रही थी तो बहुत धीमे धीमे दौड़ रही थी, तो जाके पकड़ना तो आसान था, लेकिन हमने जाने दिया।
और इसके बाद ये भी पूछते हैं कि ये आपको क्या लगता है कि इंसान थी या कुछ और। बज़ाहिर तो ये लगता है कि इंसान थी, जिस तरीके से आप चीज़ें कोई अमल करने की बात हो रही थी, कोई जादूगरनियाँ थी या कुछ थी, लेकिन जो तरीका आपने बताया तो उससे तो लग नहीं रहा कि इंसान थी, कि वो तेज़ तेज़ भाग रही उसके बावजूद भी आराम आराम से जा रही। ऐसा कोई फन मुझे तो नहीं पता कि कोई इंसान कर सकता है कि नहीं। जहाँ तक पकड़ने की बात है, जो शख्स इस तरह का कोई काम, भले इंसान हो या कोई और, करने निकला है, जिसका कुछ मैजिक से ताल्लुक़ है, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। तो मैं तो इस जानिब कभी जाता भी नहीं। अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि पकड़ते जाके, तो मैं तो नहीं, पर्सनली तो मैं नहीं जाता कि वो वाकई जिस तरह आपने ख़ुद बोला है कि वो कुछ मंत्र हम पे ना पड़ देती, तो इसी तरीके से मैं अपने सर पे क्यों बिला वजह की बुराई लेता। तो ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी और का कोई ओपिनियन हो तो वो ज़रूर कमेंट करके इनको बता सकता है, लेकिन मैं पर्सनली मैं अवॉइड करता। और जहाँ तक से सूरत हाल है उसके हिसाब से तो ये इंसान लग नहीं रही है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब उसके बाद हम अनोनिमस भाई की बात करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बता रहे हैं कि 2008 में ये 8 साल के थे। हॉरर से इनका बहुत मतलब पसंदीदा जॉनरा था। लोग हैरान होते थे कि इतनी छोटी उम्र में ये इतना कंटेंट देख कैसे लगता। अब ये तो अपनी जगह था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मगरिब से पहले इनको नींद आने लगी और ये अपने भाई के रूम में सो गए। अब ये घर है अंचोली का, जो कि बकौल इनके 50 साल से भी पुराना है और काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। बहरहाल उस रात इन्होंने ख्वाब, उस शाम को इन्होंने ख्वाब में देखा कि कोई लाल कपड़े पहनी औरत, जिसकी शक्ल ये बता भी नहीं सकते कैसी थी, वो इनके सामने अचानक से आती है ख्वाब में। और वो कोई ऐसी ज़बान में इनको बोलने लगती है जो ये समझ नहीं पा रहे, और डर के मारे उड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि उस वक्त मगरिब की अज़ान हो रही होती है और ये शुक्र करते हैं कि भाई वो सिर्फ ख्वाब था और कुछ भी नहीं था, और इस बात को वो इग्नोर करते हैं। ये कहते हैं इस दिन के बाद से इनके घर के दरवाजे पे अंडे कोई मार के जाता था। टूटे हुए अंडे रोज़ मिलते थे सुबह। अब एक आध दफ़ा तो सही, लेकिन अब रोज़ का ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो पूछगछ शुरू की गई। कुछ होते हैं गली, हर गली मोहल्ले के लड़के जो पूरी रात बाहर घूम रहे होते हैं, उनसे पूछा गया। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने किसी को नहीं देखा आते जाते हुए। पड़ोसियों के ऊपर शक गया, वो भी इस चीज़ की हामी ना भरे कि ऐसा कुछ हो रहा है, और ये सिलसिला चलता रहा। फिर इनकी वालदा एक औरत के पास गई जो मोहल्ले में थी, उस पर हाज़िरी होती थी जिन की। उससे उसने पूछा कि भाई ये आखिर कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये हमारे घर के पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि ये औरत ऐसी थी जो कि जैसे कोई घूमी हुई चीज़ है तो उससे पूछते थे तो वो बता देती थी। हाज़िरी होती थी उन पर और बता देती थी कि फ़लानी जगह पड़ी हुई है, फ़लाँ जगह पड़ी हुई है, लेकिन एक स्टाइल में कि ऐसी कोई जगह है जो कि वो हल्की सी रोशनी आती है और उस तरह के डब्बे रखे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह करके बता देती थी। इनसे पूछा गया कि भाई ये क्या सिलसिला है, तो पता चला कि किसी और मखलूक या कोई और इंसान के अलावा कोई चीज़ आके ये अंडे फेंक के जाती है, और उसके पीछे कोई इंसानी औरत है जो कि ऐसी वैसी है, छोटे कद की वगैरह वगैरह। बहरहाल इस डिस्क्रिप्शन में इनके जहन में तो कोई नहीं आया, और ये भी ना समझ में आया कि किसको बोलें, क्या करें, कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहरहाल ये तो सिलसिला चलता गया, और उसके बाद इनकी बड़ी बहन की तबीयत अचानक से ख़राब होना शुरू हुई, खांसी होना शुरू हुई, और वो इतनी बढ़ गई कि अस्पताल लेके जाना पड़ गया। अस्पताल में भी 2 महीने वो एडमिट रहीं कि उनकी 2008 में ही डेथ हो गई। अब ये छोटे थे, इनको इनके कज़न के घर पे या खाला के घर पे छोड़ा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली घर वाले तो अस्पताल में होते थे बहन के पास, तो ये कहाँ वहाँ रहेंगे।
अब ये बताते हैं कि जनाब, जिस एक दिन ये सो रहे थे रात को, तो ऐसी कोई हवा चलना शुरू हुई कि इस कदर ठंड थी कि ऐसा लग रहा था एसी के सामने लेटे हुए हैं ये, जबकि ऐसा एसी वैसी कमरे में था ही नहीं। बहरहाल इनको तो किसी चीज़ का इल्म नहीं था, छोटे थे। लेकिन ये वो रात थी जिस रात इनकी बहन का इंतकाल हुआ। उसी रात जिस दिन ये हवाएं चलनी थी, इनकी बैकबोन जो थी वो कुछ चलने से कासिर हो गई और स्लो हो गई, और अब ये घुटनियों के बल तो चल सकते थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। बहरहाल सुबह इनकी बहन की तदफीन थी और इनके जो खालू थे इनको गोद में लेके वहाँ लेके गए, और वहाँ जाके इनको फिर पता चला कि इनकी बहन तो जा चुकी है इस दुनिया से। इनका फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ और काफ़ी अरसे के बाद दिन लगे इनको रिकवर होकर नॉर्मल चहलकदमी करने में। और जैसे ही ये ठीक हुए, उसके बाद इनकी वालदा बीमार हो गई, जिनको रिकवर होने में 5 साल लग गए। 5 साल तक वो बीमार रहीं और हालात ये हो गए कि कभी लगता था कि सर्वाइव ही नहीं करेंगी, फिर ठीक हो जाती थी, और इसी तरीके से चलता रहता था। और इसका रीज़न ये था कि बहन की डेथ जो थी वो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर का माहौल ही अजीब हो गया था, तो यही सोचते थे कि शायद उसकी वजह से, मतलब दिल पे लेने की वजह से ये सब था। बहरहाल 2013 के अंदर इनकी दादी की तबीयत ख़राब हुई, और वो जहाँ मतलब होती थी, तख़त था उनका एक, वहाँ पे बैठती थी, लेटती थी। वहीं से उनको एक दिन अस्पताल ले गया और ले जाया गया, और वहाँ जाके पता चला कि वो भी अब जा चुकी है। एक सदमा काफ़ी था कि अब दूसरा भी आ गया, और एक अजीब माहौल घर में बन गया। बहरहाल जैसे तैसे करके सब हुआ, और रात का टाइम आया, तदफीन वगैरह सब कुछ हुई, और ये फिर घर में मेहमान थे, सब थे, तो इनको लेटने की जगह नहीं मिल रही थी, तो ये अपनी दादी की तख़त पे आराम करने के लिए लेट गए। इनकी आंख लगी, क्योंकि सुबह से उठे हुए थे, थक चुके थे, तो आंख लगते ही इन्होंने देखा कि इनकी दादी आई हैं और वो कह रही है मेरे तख़त से हटो, ये मेरे आराम करने की जगह है। अब ये खौफ से बिल्कुल अजीब हो गए और डर गए, और भाग के दूसरे रूम में जाके इन्होंने अपनी अम्मी को बताया, जिन्होंने इनको दिलासा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुमने सिर्फ ख्वाब देखा है। लेकिन ये कहती हैं ये ख्वाब इतना रियल मैंने आज तक कभी नहीं देखा, कि वाकई ऐसा लग रहा था अगर हाथ बढ़ा के दादी को हाथ लगाता तो वो वहाँ मौजूद होती हैं। 2013 के अंदर बहरहाल इनका जो फर्स्ट फ्लोर था रेंट पे था वो हो गया खाली, इस सब कुछ के बाद, क्योंकि वो दादी ने किराए पे चढ़ाया हुआ था, वही सब कुछ देखती थी। उनके जाने के बाद वो लोग भी चले गए और वो जगह खाली रह गई। अब ये कहा कि अब ये खाली पड़ी रही, सफाई वफाई करके हम छोड़ देते थे तो लिमिटेड था, वो कुछ अरसे के बाद इनको महसूस हुआ 2020 में जाके कि इस जगह को क्यों नहीं मैं इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है, दोस्त आते हैं, बैठक लगती है, गप्पे लगती हैं, गेम खेलते हैं वगैरह वगैरह। तो इधर ऊपर का वो कमरा खुलवाया गया, और पहला ही कमरा था, वहाँ बैठकें लगने लगीं, और एक और कमरा भी खुलवाया गया जी, सफ़ा साफ़ करवाया गया, और वो इस्तेमाल में आने लगा। अब एक आदत बनना शुरू हो गई थी कि ये ऊपर ही होते थे रात के टाइम, बाकी घर वाले नीचे होते थे, और अक्सर वहाँ कभी सो भी जाते थे। अब ये कह रहे हैं कि ऊपर जब ये होते थे तो इनको एहसास होने लगा कि इनको आवाज़ें आती थी, जैसे कि कोई चहलकदमी कर रहा है, दूसरे कमरे में कोई मौजूद है, या कोई गेट बजा के चला जाता है, कोई सोफ़ा हिला देता है। अब ये चीज़ें हो तो नहीं थी, ये इग्नोर तो कर रहे थे, लेकिन ये अब कह रहे हैं कि बाकायदा शोर होना शुरू हो गया था, और नीचे उतरते वक्त ऊपर से नीचे आ रहे होते थे तो आवाज़ें आती थी ऊपर से, नीचे बैठे होते थे तो ऊपर से आवाज़ें आती थी, जैसे कि सोफ़े हिल रहे हैं, कुछ हो रहा है। और अब ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई थी डेली बेसिस पे। अब इन्होंने फ़ैसला किया कि ये जो भी हो रहा है मैं इस पे रिसर्च करूँगा, और इन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया, तो इनको एक अमल का पता चला
जिसमें चीनी की पोटलियाँ बनाई जाती हैं और फजर के बाद जाके ऐसी जगहों पर रख दिया जाता है जहाँ पे चूंटियाँ आके खा लें, तो इससे कुछ मतलब होता है, बेहतरी होती है, वटेवर। अब ये कहते हैं मैं ये तहिया करके लेटा के मैंने ये करना है, और मैंने एक स्टोर में जाके पोटलियाँ बना के रख दी कि जैसे ही सुबह फजर होगी नमाज़ पढ़ के मैं जाऊँगा और रख के आ जाऊँगा। बहरहाल ये सो गए, मोबाइल ऊपर गए रात को और मोबाइल इस्तेमाल करते करते सो गए। अब जब ये उठे तो उन्हें देखा कि वो पोटलियाँ गायब थीं और वो जो है अब मिल ही नहीं रही। अब इसके बाद जो है वो इन्होंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नॉर्मल दिनों की तरह ही ये ऊपर जाके अपना मोबाइल यूज़ करने लगे। अब मोबाइल पे ये लेट के कह रहे हैं लाइट्स ऑफ थी, मैं यूट्यूब देख रहा था और बहुत डिम लाइट थी और मैं ज़मीन पे लेटा हुआ था, दरवाज़ा बंद था, हेडफोन भी लगाया हुआ था। तो अब कह रहे हैं मुझे आवाज़ एक आने लगी, तो मैंने हेडफोन मतलब जो देख रहा था पॉज किया और हेडफोन हटाया, तो देखा बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। जब इन्होंने गौर किया तो देखा कि दरवाजे के बाहर कोई चहलकदमी कर रहा है, और क्योंकि दरवाज़ा बंद है तो नीचे से जो थोड़ी सी दरार है उसमें किसी का साया नुमा पैर नज़र आ रहा है कि वो आगे पीछे चहलकदमी कर रहा है और इन्हीं के कमरे के बाहर। अब ये इसी कश्मकश में थे कि ये हो क्या रहा है कि उस शख्स ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अब जब इनका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया तो इन पे ऐसी कैफियत तारी हो गई कि इनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, ये हिल ही नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने अकल का इस्तेमाल किया और अपने मोबाइल से भाई को मैसेजेस किए, कॉल की। अब भाई जब ऊपर आए और इन्होंने क्या कहते हैं दरवाज़ा खोला, तो भाई ने इनको पकड़ा तो इनको बुखार चढ़ा हुआ था और वो पकड़ के इनको नीचे उतार के लेके उतरे। अब ये कह रहे हैं ये जो थी ये मेरी ईमेल हाल तक की थी, जिसमें मैं अभी तक होने वाली सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन अब अगली में ये अगले 4 साल के बारे में भी बताएंगे जो कि अब तक ये फेस कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और जी ज़रूर बताएं आगे क्या हो रहा है आपकी लाइफ में और क्यों हो रहा है, लेकिन इसका कंट्रोल आप कैसे कर रहे हैं, हाउ आर यू सर्वाइविंग इज़ द क्वेश्चन। आप इसके लिए कर क्या रहे हैं, क्या सोचा है, कैसे डील करेंगे, और आर यू जस्ट ओके कि ये सब आपके साथ हो रहा है और आप चलने देंगे। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्टोरी। एंड आगे बात करते हैं अब्बास साहब की, जो कि बताते हैं कि 2020 ये ट्रांसफ़र इनकी कंपनी ने इनको किनशासा कॉन्गो किया था, और अभी तो ये जोहानिसबर्ग में है, लेकिन उस वक्त इनको किया था और एक कंपनी ने ही 2 बेडरूम अपार्टमेंट इनको दिया था, एक 3 मंजिला बिल्डिंग की छत पे, समझ ले पेंट हाउस था, टॉप फ्लोर था। अब ये कहते हैं कि इस जगह आते ही मुझसे सोया नहीं जाता था, और हर बंदा जो नई जगह जाता है वो एक ज़ाहिर सी बात है टाइमिंग डिफरेंस होता है और नई जगह का भी एक इफ़ेक्ट होता है, तो इनको नींद नहीं आती थी। तो ये यही समझते थे कि शायद इसी वजह से हो रहा है कि जगह नहीं है। बहरहाल रात एक गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, उसके बाद इन्होंने आवाज़ें इनको रात में आने लगी जैसे कि छत पे इनके फ्लैट की कोई लोहे का कोई गार्डर घसीट रहा है, मतलब बड़ा लोहे का कोई पीस है। इन्होंने 1-2 दिन तो छोड़ दिया, उसके बाद ये गार्ड के पास चले गए क्योंकि ये सोच रहे थे कि कोई हो रही होगी मरम्मत। तो अब जब ये गार्ड के पास गए तो गार्ड ने कहा कि हमारे यहाँ फ्लैट में कोई मरम्मत नहीं हो रही, और ख़ासकर आपकी छत पे दिन हो या रात कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा। अब ये सुनने के बाद तो उनको हवाइयाँ उड़ गई। मैं रोज़ सुनता हूँ आवाज़ें, आप कैसे ये कह सकते हैं।
तो बहरहाल ये एक रात छत पे चढ़ गए और छत पे जाके इन्होंने देखा कि रीबार्स और गार्डर वगैरह सारे छत पे पड़े हुए हैं, स्कैटर्ड अराउंड, जबकि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ नहीं हो रहा। और हैरत इनको हुई, लेकिन ये वापस उतर गए और उसको इग्नोर किया। 2 हफ्ते तक आवाज़ें ये चलती रहीं और इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया जानबूझ के कि जितना मैं इसको सर पे सवार करूँगा उतना पागलपन मुझे और चढ़ेगा। एक दिन ये सुबह उठे तो इनके एतराफ़ में डिब्री था या मट्टी थी, या वही जो जब जिस तरह ड्रिल करते हैं, चीज़ें वीज़ें उठाते पटक करते हैं, घर में चेंजेस करते हैं, तो मट्टी बजरी ये सब होता है। तो वो जहाँ ये लेटते थे इनके बिल्कुल ऊपर एक शैंडलियर सा था, और इन्होंने डिब्री तो देखा, फिर इन्होंने नोटिस किया कि जो शैंडलियर इनके सर पे लटक रहा होता था जहाँ ये सोते हैं वो वहाँ नहीं है। उठ के जब देखा इधर उधर तो देखा बड़े निफासत से वो एक कोने में रखा हुआ है। अब मसला ये था कि अगर शैंडलियर किसी ने उतारा रात में आके तो वो उतारने के लिए जहाँ ये लेटे हुए वहीं से ऊपर चढ़ता, क्योंकि वो बिल्कुल उसके नीचे थे। ऐसा तो नहीं हुआ। और अगर शैंडलियर गिरा खुद से तो इन पे क्यों नहीं गिरा, कोने में बिल्कुल अनब्रोकन सकून से कैसे रखा हुआ है। बहरहाल ये तो एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। अब ये एक परेशानी में आ चुके थे कि यार ये क्या मजाक है, और ये समझ में नहीं आ रहा। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये कुछ कर नहीं सके और इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। अब ये कहते हैं कि अजीब रात में इनको ख्वाब आने लगे इस दिन के बाद से कि एक खून के दरिया बह रहा है, और इनके कमरे के बाहर, मतलब ख्वाब में देख रहे हैं कि खिड़की से बाहर इन्हें देखा तो खून का दरिया बह रहा है, और सड़क पे लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। और एक दिन तो इन्होंने ऐसा ख्वाब देखा कि एक आदमी आया और उसने इनके मुंह के सामने अपनी गर्दन पे छुरी फेर दी और वो सारा खून इनके मुंह पे पड़ा। ये नाइटमेयर्स इनकी रोज़ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अब नींद इनकी हराम हो चुकी थी और बहुत मुश्किल हो गया था सोना। एक दिन एक तूफ़ान आया, थंडर स्टॉर्म, बहुत बिजली कड़क रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। अब ये जो कमरा है इनका जहाँ पे ये हैं, उनमें से एक दीवार जो है वो शीशे की है। अब वो शीशे की दीवार पे पर्दा भी डला हुआ था, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं था। वो पूरी रोशनी जो बिजली की आ रही थी और कड़कने की आती है, वो बिल्कुल अंदर क्लियर आ रही थी। अब ये बेड पे अपने लेटे हुए थे और ये सब बाहर तूफ़ान चल रहा था कि ये कहते हैं कि बिजली कड़की और मैंने देखा कि एक साया नज़र आया मुझे कि जैसे मेरी खिड़की के बाहर कोई हैंग हुआ है, फांसी से लटक रहा है, पूरा एक शेप उसके साथ अंदर आया। अब ये देख के तो ये तो हिल गए, तो यार ये क्या है। और ये देखते ही बस ये तो परेशान, ये हो क्या रहा है। उसके बाद दोबारा बिजली कड़की तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब ये तो आए, चारों को आयतें वगैरह पढ़ के रात भर किसी तरह इन्हें गुजारी, और अगले दिन डाल दिया कि भाई मुझे ये जगह चेंज करनी है, मुझे यहाँ नहीं रहना, और बग़ैर किसी क्वेश्चन के इनको दूसरा अपार्टमेंट दे दिया गया। कुछ अरसा गुजरा और फिर जब बातें शुरू हुई ना कि इधर रहता था मैं उधर रहता था, तो पता चला कि ज़ायर नाम की एक मुल्क हुआ करता था जो कि सिविल वॉर के बाद 2 हिस्सों में टूट गया था, और उसका नाम फिर कॉन्गो पड़ा था। उस ज़माने में इस बिल्डिंग में लोगों की लाशों को बाहर लटकाया जाता था फांसी दे के, छत से इसकी बिल्डिंग की। और भी कहीं यहाँ पे खून खराबे वाली चीज़ें हुई थी जो कि सिविल वॉर के टाइम पे इसी बिल्डिंग पे हुई थी जहाँ पे ये रुके हुए थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं से अपना वजूद याद दिला देती है कि यहाँ कुछ था, भले आप भूल जाएं, लेकिन वो अपने मौजूदगी याद दिलाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। अगली स्टोरी भी हमारी जो आ रही है वो इंडिया से आ रही है, और हमारी पुरानी लिखने वाली हैं मरियम साहिबा।
आदाब मरियम साहब। ये अपनी स्टोरी बता चुकी हैं और काफ़ी ट्रैजिक बैकग्राउंड की स्टोरी थी। बहरहाल अब ये आगे की बात कर रही हैं। ये दो बहनें हैं बेसिकली। ये तो लखनऊ में सेटल्ड हैं। बहरहाल इनकी जो छोटी बहन है, हाईली क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो रियाद यूनिवर्सिटी सेकंडमेंट पे गई थी आईटी डिपार्टमेंट में, क्योंकि इंडिया का एक सऊदी गवर्नमेंट के साथ पैक्ट है जहाँ पर टीचर्स वगैरह का कुछ सिलसिला था आईटी का। उस सिलसिले में ये वहाँ गई थी। अब ये कह रही हैं, ये कह रही हैं कि इनिशियली तो सब अच्छा था, जो लोग फैमिलीज़ के साथ थे उनका अलग था, और जो लोग फैमिली सिंगल लेडीज़ थी वो ट्विन शेयरिंग पे थी। तो ट्विन शेयरिंग पे उनको फर्निश्ड अपार्टमेंट्स दिए गए थे, वो वहाँ रहती थी और वहीं से यूनिवर्सिटी जाया करती थी। और इनके साथ एक इंडियन हैदराबादी लड़की थी जो उसके साथ रहती थी। उनसे बहुत कुछ सेट था, अच्छा था, और सब अच्छा ही था, मतलब दोस्ती वगैरह तो सही था सिलसिला। 2008 के करीब की बात है। नौकरी सब सेट चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर पर इनकी बहन की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब होना शुरू हुई। अब ये कहते हैं कि पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में कुछ जो औरतों के साथ इश्यूज होते हैं तो ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा होने लगी, एब नॉर्मली ज़्यादा, जिसकी वजह से इतनी वीकनेस हो गई कि जब चेक करवाया, क्योंकि एक दिन ये फेंट हो गई थी ऑफिस में, तो पता चला जी हीमोग्लोबिन ही इनका नीचे गिरा हुआ है। और फिर आयरन के इंजेक्शन और ये सब सिलसिले शुरू हो गए। बहरहाल ये सब होने के साथ साथ इनको अब ख्वाब में या वैसे ही कह लें एक भयानक सा आदमी नज़र आना शुरू हुआ, जो कि देख के डर जाती थी और फिर दुआएं वगैरह पढ़ के और सब कुछ पढ़ के और करके सोया करती थी। और इतनी फ्रीक्वेंट विजन्स होने लगे थे कि अब ये कहती हैं कि इन्होंने तो कमरे की लाइट्स ऑफ करना छोड़ दी थी और रोशनी में सोती थी। एक दिन क्या हुआ कि ये सो रही थी तो इनकी सांस बंद होने लगी, जैसे गले पे कुछ जोर आ रहा है, सीने पे कुछ जोर आ रहा है। तो आंख इस हालत में खुली तो देखा कि वो आदमी इनके ऊपर चढ़ा हुआ है और उनका गला दबा रहा है। बहरहाल इन ये कहती हैं कि इनकी तो वो हालत थी कि हिल ही नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी। और इसी हालत में थोड़ी देर के बाद वो देखते ही देखते वो आदमी गायब हो गया। वे कहती हैं कि शायद स्लीप पैरालिसिस इसी को कहते हैं। बहरहाल ऐसा हुआ और ये अक्सर हुआ। और ये कहते हैं इस कमरे को छोड़ के अब ये इस अपार्टमेंट के हॉल में सोने लगी। और थोड़ा सा बेहतरी थोड़ी सी हुई, लेकिन बहरहाल वही हालात रहे। इन्होंने एक नया लैपटॉप ख़रीदा और 2-4 दिन गुजरने के बाद इन्होंने ख्वाब में देखा कि वो लैपटॉप गिरा है और उसकी स्क्रीन पे एक लंबा सा क्रैक पड़ गया है। बहरहाल ये नींद में से उठी, नींद ने लैपटॉप चेक किया, वो अल्लाह के फजल करम से सही था, शुक्र अदा किया और फिर मतलब सो गई। और सुबह उठ के अपनी दोस्त को ख्वाब बताया और वो सब कुछ हंसी में मतलब बात टहल गई कि मतलब ये ख्वाब था वगैरह वगैरह, और बड़ा पसंद है नया लैपटॉप, इसलिए शायद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल लैपटॉप को इन्होंने अपने बैग में डाला, लैपटॉप बैग जो होता है, और उसको लेके वो यूनिवर्सिटी चली गई। यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाके जब इन्होंने उसको निकाला तो उस पर वैसा ही क्रैक था जैसा उन्होंने ख्वाब में देखा था। और ये दोनों लड़कियां हैरान रह गईं कि इसको सही सलामत हम लेके आए, ये क्या हुआ। अब ये तो हुआ, लेकिन साथ में हेल्थ इश्यूज भी इनके फिर से बढ़ने लगे और फिर वही लो हीमोग्लोबिन के मसाइल शुरू हो गए। अब ये तो आयरन वगैरह का सिलसिला चलता रहा, बकौल इनके के कुछ डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे वहाँ कि आखिर ये इस कदर क्यों ब्लड लॉस है। और हाल ये था कि इनका पेट भी अजीब सा फूला हुआ था और कोई सर पैर इस बात पे नहीं था।
बहरहाल कंपनी ने इनकी वो बिल्डिंग चेंज कर दी और इन लोगों को नए अपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दिया। ये कहती हैं कि वहाँ पे थोड़े ये डर वर के मसले बेहतर हुए, लेकिन सेहत इनकी ठीक नहीं हो पा रही थी, वो वैसी की वैसी रही। अब यहाँ पे एक सिलसिला था कि भाई डस्टबिन बने हुए थे हर अपार्टमेंट के बाहर, जहाँ से वो कूड़ा उठाने के लिए लोग आते थे, ले जाते थे। और इनके कचरे में से, इनके घर के बाहर की चीज़ों में से इनकी सैनिटरी की इस्तेमाल हुई हुई चीज़ें क़ायम होना शुरू हो गई। अब ये बड़ी हैरत की बात थी कि ये भला कौन चोरी करेगा इस तरह की चीज़, लेकिन बहरहाल जब ये बात एक दफ़ा खुली आपस में अपार्टमेंट वालों से इधर उधर, तो पता चला कि कोई साहिबा हैं जो कि उसी यूनिवर्सिटी में हैं और इनकी शायद यूनिट के अंदर आती हैं। वो शुरू में अक्सर इनकी जो हाँ रूममेट थी उनसे पूछा करती थी कि आज इनको क्या है, आज इनका वो वाले दिन तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। जिस पे ये इतनी इरिटेट हो गई थी, उन्होंने पूछा था उस लड़की को, कहा कि तुम खुद जाके उससे मिल लो, अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत आ रही है उस पर, मुझसे क्यों पूछती हो ये बातें। तो ये उस वक्त रिकॉल हुआ फॉर सम रीज़न, और फिर ये बड़ा अजीब सी बात लगी कि आखिर कोई इस तरह की चीज़ों में मेरी इंटरेस्ट क्यों लेगा कोई। बहरहाल 2015 में इनको एनुअल लीव पे जाना था 3 महीने की, और 3 महीने की छुट्टी के 2 महीने गुजर चुके थे कि इनकी प्लान एक बना कि ये लोग जाएंगे एक दरगाह जो बहुत मशहूर है, उधर जाके उसकी ज़ियारत करके आएंगे ताकि इनके जाने से पहले वहाँ का भी एक विज़िट हो जाए। अब वहाँ जाने से पहले ये रात को सोई हैं, कुछ हुआ तो इनको ख्याल या ख्वाब में कुछ ऐसा हुआ कि बस मुझे डॉक्टर के पास जाना है अगले दिन, उसके बाद ही कुछ होगा। ये जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने इनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया, और पता चला उधर जाने के बाद कि इनके अंदर तो ट्यूमर्स हैं, और ख़ासकर यूट्रस में। अब जनाब वो ट्रिप तो कैंसिल हो गया और सर्जरी की नौबत आ गई इमीडिएट। और पूरी परमिशन देने के बाद जब सर्जरी हुई तो 15 ट्यूमर निकले, हर साइज़ के छोटे बड़े, जिसमें क्रिकेट बॉल से लेके जनाब ये तो नींबू वगैरह साइज़ और उससे भी बड़े बड़े कह रहे हैं जी कि निकले। बहरहाल ये सब कुछ उसमें से निकला, और हैरत की बात ये हुई कि किसी को ये नहीं मतलब जहाँ पे ये थी वहाँ पे लोग इनको डायग्नोज नहीं कर सके, एक अजीब सी बात थी। लेकिन बहरहाल ये मामला ख़त्म हो गया। अब ये ठीक होने के बाद, रिकवर होने के बाद जब वापस रियाद गई तो पता चला उस लड़की को जो उनके बारे में बहुत पूछा करती थी, इंटीमेट डिटेल्स, उसको किसी वजह से निकाल दिया है। और वो अपना जल्दी में सारा सामान तो ले गई, लेकिन एक किताब या कोई डायरी जैसी चीज़ पीछे छोड़ गई है। बहरहाल उनकी सिस्टर की जो क्या कहते हैं रूममेट थी, वो डायरी अपने पास उसने रखी हुई थी कि कभी वो मांगेगी तो उसको दे देंगे। तो एक दिन वो भागती हुई आई इनके पास और उसने कुछ पेजेस खोल के उसके दिखाए। अब वो कहती हैं कि उनके पेजेस में कुछ अजीब से डिज़ाइन बने हुए थे, और उसमें इनकी सिस्टर की तस्वीर भी लगी हुई थी, इनके पीरियड डेट्स भी लगे हुए थे, और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था। और उस शख्स की भी एक तस्वीर बनाई हुई थी जो इनको रात में भयानक सा आदमी डराता था। ये जो डायरी थी बेसिकली इसमें कुछ जादू के नुस्खे बने हुए थे जिससे कुछ होता था, और इन दोनों औरतों ने उसको फ़ौरन जला दिया। 2021 में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और ये वापस जा चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ना जान ना पहचान ये कौन साहिबा थी, और आखिर ये इनके पीछे क्यों पड़ गई थी, और ये क्या करवाना चाह रही थी, इससे हो क्या रहा था। तो थैंक यू फॉर दिस टेल ऑफ कॉशन ही कह सकता हूँ कि भाई आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, और मुझे तो समझ अब आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या लोगों में इंटरेस्ट हो जाता है, या आपको क्या जेलसी हो जाती है कि आप इन चीज़ों पे उतर आते हैं। और एज आई हैव ऑलवेज सेड कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाकी तो सब चीज़ें हैं, लेकिन जितनी तकलीफ़ इंसान इंसान को देता है शायद ही किसी और चीज़ ने दी हो। और इसी के साथ हम अब बात करते हैं एक आउटसोर्स्ड
सेगमेंट की। और ये साहब हैं जिनको हॉट सॉस फायर के नाम से है, और ये बात कर रहे हैं 2000s की शुरू की, अर्ली 2000 या 2000s की। ये बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है, और ये जो हैं ये मिलिट्री ब्रैट कह रहे हैं अपने आप को। इनके एक पेरेंट जापानीज़ था और एक पेरेंट अमेरिकन है। इनका सिलसिला कुछ ऐसा था कि जापानीज़ जापान में जो अमेरिकन बेस है वहाँ पे ये इनकी रिहाइश थी, और वहाँ पे ज़्यादातर जो इस तरह के लोग होते थे जो कि नॉन जापानीज़ डिसेंट के थे, वो लोग तो अमेरिका चले जाते थे वहाँ से, लेकिन ये वहाँ पढ़ रहे थे। जब बड़े हुए यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए अमेरिका चले गए तो वहाँ से छुट्टी पे वापस आते थे, क्योंकि ऑब्वियसली इनके एक पेरेंट जापानीज़ था तो इनके टाइज थे इस मुल्क में, तो वो वापस आ जाते थे। और बहुत दो चार ही इनके दोस्त ऐसे थे इनकी तरह जो वापस छुट्टियों में वहाँ जाते थे, वरना जो अमेरिका चला जाता था वो वापस नहीं आता था। अब ये कहते हैं कि इसी तरह एक अर्ली 2000s की बात है, ये क्या कहते वापस गए हुए थे दिसंबर में, और जापान में थे ये, छुट्टियां हुई हुई थी, और वहाँ पे छुट्टी मतलब मनाने गए हुए थे। और ये 19 साल के होंगे, और इनके बाकी दो दोस्त भी इनके आए हुए थे, तो इनकी कंपनी थी वहाँ पर। तो ये कहते हैं इनके एक दोस्त हैं जिनका नाम वो नहीं ले रहे, उसका नाम उनको जे कह रहे हैं। वो साहब मेरे ख्याल है नवा नवा उन्होंने क्या टू फास्ट टू फ्यूरियस वाली फ्रेंचाइज देखी थी, और उनको ड्रिफ्टिंग करने का जोश चढ़ा हुआ था। तो वो अपनी निसान सिल्विया के अंदर बस जगह ढूंढते थे कि वो उसको ड्रिफ्ट मारें। और ये और इनके एक और दोस्त आर जिनका नाम रखा है, वो कुछ करने को था नहीं, छुट्टी सीज़न था, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि भाई इनको ड्रिफ्टिंग का शौक़ है, तो एक आसमीज़ू पार्क है नियर इनके घर जो कि सगामियारा में था। वो बहुत बड़ी पब्लिक एरिया है, और उसमें बहुत बड़े पार्किंग लॉट्स हैं जहाँ पे ये अपने जोश पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे तीन लौंडे बैठ के वहाँ निकल लिए। अब ये मेन एंट्रेंस से अब अंदर जब आप उस पार्क में घुसते तो काफ़ी और अंदर जाते हैं तो ये पार्किंग लॉट आता है। और जापान इज़ अ कंसिडरेबली सेफ़ प्लेस, ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बहरहाल 10-15 मिनट और लगाने के बाद रात के 10 बजे ये उस पार्किंग की जगह पे पहुंच गए, और ये और इनके दोस्त उतर गए आर साहब, और सिगरेट पीना शुरू कर दी इन्होंने। जबकि दूसरे वाले जो इनके दोस्त थे वो जो है वो गाड़ी में बैठ के और ड्रिफ्टिंग की कोशिश में शुरू हो गए। और सन्नाटे में टायर और रगड़ने की आवाज़ों के अंदर ये दोनों आपस में बातें करने लगे, और वो बस गाड़ी घुमाने के चक्कर में वो घुमाते रहे और टायर अपने जला रहे थे। अब कहते हैं ये पार्किंग की जगह ऐसी थी कि अतराफ में मतलब काफ़ी घने दरख्त जंगल जैसा माहौल था, और इनको आज भी याद है कि वहाँ उतरते के साथ ही ऐसा लग रहा था उन दरख्तों के अंदर से कोई मुझे देख रहा है। इन्होंने पहले उस पूरी जगह को देखा, कुछ नज़र नहीं आया, तो अपने दोस्त के साथ वापस लग गए। इधर उधर की बातें कर रहे थे उस सन्नाटे अंधेरे में, तो एकदम से इनका फ़ोन बजा, और जिससे ये डर गए। अब ये कहते हैं कि डर गए और बड़ी एंग्जाइटी हुई, लेकिन बहरहाल फ़ोन निकाला। वजह ये थी कि ये क्योंकि अमेरिका में रहते हैं और वहाँ यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हैं, तो इनका कोई लोकल जापानीज़ मोबाइल नंबर नहीं था। ये अपनी बहन का फ़ोन लेके आए थे, और ये उस ज़माने की बात है, 3310 वगैरह टाइप वाली ज़माने की बात है। तो कोई ऐसा कुछ स्मार्टफोन नहीं था, एक सिंपल सा फ़ोन था। बहरहाल वो फ़ोन बजा, और इन्होंने फ़ोन निकाला, और अननोन नंबर था, एक अननोन क्या नंबर ही नहीं आ रहा था कोई। वो कॉल उठा ली सोचते हुए कि शायद इनकी बहन के लिए कॉल आई होगी, जो कि 3-4 साल इनसे छोटी थी, उन्हीं का फ़ोन था ये। तो स्टैटिक की आवाज़ आती रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा अगला क्या कह रहा है। ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरा फ़ोन
मेरे पास है अभी मेरी सिस्टर का, आप कौन बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उतने में किसी जापानी लड़की की आवाज़ आई और उसने इन्होंने सोचा कि शायद उसकी दोस्त होगी इनकी बहन की, और इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मैं अपनी बहन का फ़ोन मेरे पास है, तो आई एम सॉरी, आपको अगर उससे बात करनी है तो आप घर वाले नंबर पे फ़ोन मिला लें, और सॉरी वरी करके इन्होंने फ़ोन काट दिया। और पीछे से फिर वही शोर शराबे की गाड़ी की आवाज़ आने लगी, जो इनके दोस्त गाड़ियाँ भगा रहे थे और मुड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उसमें लग गए। अब ये कहते हैं बात वही है कि ये 3310 टाइप फ़ोनों का ज़माना था, कोई लोकेशन नहीं कुछ नहीं। और ये पूरी जो एपिसोड है ये जापानी में चल रही है। ये कह रहे हैं कि हम सब दोस्त वगैरह, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पले बड़े थे, तो सब जापानी में बात करते थे, फ़ोन पे भी जापानी में बात कर रहे थे, इंग्लिश का कोई तस्करा नहीं था। कहते हैं 10 मिनट पूरे नहीं गुजरे कि फिर फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन निकाला और ये सोचते हुए निकाला कि भाई 10 बज रहा है, अम्मा बहन कोई फ़ोन कर रही होगी पूछने के लिए कि भाई खाना घर पे खाओगे या बाहर से खा के आओगे, वटेवर, क्योंकि ये तो हॉलीडेज़ पे आए हुए थे और दोस्तों के साथ बाहर आवारागर्दी कर रहे थे, तो सबको पता था ये देर से घर आएंगे। बहरहाल इन्होंने उठाया तो फिर वही बगैर नंबर के कॉल, और इन्होंने फ़ोन उठाया तो फिर वही लड़की। और इससे पहले कि ये कुछ कहते कि भाई आपने गलत मिला लिया है, वो मैं फ़ोन मेरी बहन का मेरे पास है, तो उसने इनसे सवालात पूछना शुरू कर दिए, तुम कौन, क्या, यहाँ कहाँ से, वगैरह वगैरह। अब ये सारी वो बातें पूछ रही है और इनको ख्याल भी आ रहा है कि मेरी बहन की चंद गिनती की दोस्त हैं, उसके अलावा वो किसी से बात ही नहीं करती, और ना उसको कोई ऐसी अ, इच्छा कह लें या कोई ऐसी चाहत है टू फॉर अ बिग सोशल ग्रुप। वो 2-3 लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करती। अब ये जो भी है इसको मैं नहीं जानता, तो ये कोई नई है, ये कौन है, वगैरह वगैरह। बहरहाल वो इनसे फजूल सवाल पूछती रही, क्या, किधर, क्यों, वगैरह वगैरह, अकेले हो, दोस्ती है वो। और इसी तरीके से एकदम से उसने इनसे पूछा कि इतनी रात को पार्क में क्या करने आए हो। अब ये जवाब देने वाले थे कि इनको ख्याल आया कि मैंने तो तुमको कभी बताया ही नहीं मैं हूँ कहाँ। अब ये एक अजीब सिलसिला क्रिएट हो गया कि भाई मैंने तो जब कहा ही नहीं, तो ये क्या मजाक है। और वो हंसने लगी इस बात पे। बहरहाल कुछ अजीब फील होने लगा, इन्होंने फ़ोन काट दिया। अब इनके जो दोस्त गाड़ी भगा रहे थे वो भी आ गए थे, बोल रहे थे यार बोर हो गए, वो सीनरी चेंज कर रहे कि किसी और पार्किंग लॉट में जाते हैं और यही हरकतें करते हैं। बहरहाल ये लोग गाड़ी में बैठ गए और एक और थोड़ा आगे फासले पे एक और पार्किंग की जगह थी, जहाँ इस पार्क में फुटबॉल खेलने की फील्ड्स बनी हुई थी। उधर लाइटिंग भी बेहतर थी, तो ऑरेंज कलर की लाइटिंग हुई हुई थी, तो कुछ अंधेरे से बेहतर कुछ रोशनी थी जो बेहतर थी। अब वहाँ पे ये उतरने लगे गाड़ी से, तब फिर उनको वो फीलिंग आने लगी कि जैसे कि इनको कोई देख रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन बहरहाल अब जो इनके दोस्त थे वो इधर उधर घुमाने के बाद गाड़ी उन्हीं ने वापस पार्क की और उसको बंद कर दिया। अब ये दोनों दोस्त जब साथ आए, जे एंड आर, तो इन्होंने इनसे पूछा भाई ये क्या फ़ोन पे किसके साथ लगे हुए हो, क्या हो रहा है ये। और वो थोड़ा बताने लगे कि भाई ऐसी कोई लड़की है, वो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं कौन है ये, इडियट है ये वो। तो तीसरी दफ़ा फ़ोन बजा और वही सेम तरीके से, और बड़े गुस्से में अब वो लड़की इनको कहती है कि तुम छोड़ के कहाँ चले गए, और पुरानी जगह में क्या बुराई थी कि जो अब यहाँ आ गए। ये कहना था कि इनकी तो हालत जाम हो गई, और ये कहते हैं कि भाई मैं तुमसे, ना मैंने तुम्हें बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ और ना मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तुम चाहती क्या हो, और इस तरह की बात। तो मैं उन्होंने उस पर फ़ोन खुद ही लड़की का काटा। उठी के फ़ौरन बाद दोबारा बजा, तो इन्होंने चीखते हुए बोला कि अगर तुम्हें मसला क्या है, व्हाट डू यू वांट। पीछे से फिर चढ़ छड़ छड़ आवाज़ें आने लगी, और उसने जवाब में बोला कि मैं फील्ड में खड़ी हूँ और मैं तुम्हें देख रही हूँ,
इन्होंने कहा कि मैंने पूरी जगह घूम के फ़ौरन जायज़ा लिया और दिल मेरा हलक में आ गया था ये सुनते ही, और मुझे कुछ नज़र नहीं आया। और उस पे उसने इनसे पूछा कि तुम मुझे क्या देख सकते हो फील्ड में खड़ा हुआ। अब ये तो खामोश पड़ गए थे, लेकिन फिर उसने थोड़ी बहुत डिटेल बताई कि तुमने ग्रे जैकेट पहनी हुई है और ऐसा वैसा, और मैं तुम्हारे साथ पास आके हैंग आउट करना चाहती हूँ तुम्हारे दोनों दोस्तों के साथ। ये बोलते ही फ़ोन ही बंद हो गया। अब इन्होंने जल्दी से अपने दोस्तों को बताया क्या हुआ। वो उनकी भी शक्लें अजीब हो गई और इधर उधर देखने लगे, और फिर फ़ोन दोबारा बजा। और फिर उसने बोला कि मैं अब बस पहुंच गई हूँ, मेरा इंतज़ार करना। ये कहते ही क्या कहते हैं, अलग ही एक माहौल हो गया। और फिर इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम क्या चाहती हो, तुम कौन हो, और मैं तो अपनी बहन के सारी दोस्तों को जानता हूँ, आखिर तुम कौन हो, तुम कौन सी नई आ गई हो जो कि मुझे छेड़ने के लिए उसने लगाया है मेरे पीछे। जिस पे वो कहती है, बड़े आराम से जवाब देती है बड़े धीमे लहजे में, कि तुम्हें कब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बहन की दोस्त हूँ। और बस ये बोलना था कि इधर उधर हम देख ही रहे थे कि पैनिक इनकी आवाज़ में आने लगी। और यही बात कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इनके जो दोस्त थे जे, उन्होंने इनसे पूछ चीखना शुरू कर दिया कि इसको हमारी लोकेशन कैसे पता है, ये यहाँ कहाँ से आ गई, इसको ये मतलब हम तो ऐसी जगह पे यहाँ को पैदल भी नहीं आ सकता, ये कौन है। और फ़ोन कट गया। रात का 11 बज रहा था या उसके बाद का कोई टाइम था। और फिर फ़ोन बजा। ये उठाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनको ये था कि अगर ना उठाऊं तो मतलब देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने फ़ोन उठाया और उसने अगले ने पूछा इनसे कि क्या मैं तुम्हें दिख रही हूँ। जिस पे इनकी तो हालत जाम हो गई, और इनके दोस्त आर ने इनसे फ़ोन छीन लिया और उससे कुछ बात करना शुरू कर दी, और घटिया बातें शुरू कर दी, तुम क्या पहन रही हो, तुम कैसी दिखती हो, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें वो करता रहा जब तक उसने फ़ोन नहीं बंद किया। और उसके बंद करने के बाद वो कहका मारने लगा कि बस भगा दिया मैंने, और अब नहीं आता फ़ोन, और जो भी है ये बोलना था कि दोबारा फ़ोन आया, और फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। और वो कहती है कि बस मैं करीब पहुंच गई हूँ और मुझे छोड़ के मत जाना। जिस पे इनके दोस्त जो गाड़ी चलाने वाले थे जे, वो उस वक्त कोई सोडा पी रहे थे या कोला पी रहे थे, वट एवर, उन्होंने ज़मीन पे फेंकी और इनको बोला गाड़ी में बैठो सबको। और गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने जो इसे एक तरफ देख के गाली दी, और गाड़ी में बैठे और उनको लेके भागे। अब ये भाग रहे हैं, फ़ोन काट के गाड़ी में मतलब बैठ रहे हैं और निकल रहे हैं। और दोबारा फ़ोन बजा, जिस पे वो फ़ोन खुद ही उड़ गया किसी तरीके से, इनको समझ में नहीं आया। और उसने इनको कहा कि अफसोस कि तुम लोग मेरे पहुंचने से पहले निकल गए, रुक जाते तो मैं भी आ जाती। अब बहरहाल ये भगा रहे हैं इनके दोस्त गाड़ी, उनके दूसरे दोस्त बराबर में बैठेंगे, पीछे इनके हाथ में फ़ोन है। और ये बात हो रही है, और उसने फिर इनको कहा फ़ोन पे कि फैमिली मार्ट जा रहे हो ना, मैं भी वहीं आ रही हूँ। अब वो फ़ोन के अंदर से आवाज़ निकल आई। बहरहाल जो गाड़ी चला रहे थे वो हैरान हो गया। उसने बोला कि तुम्हें कि इसको कैसे पता चला मैं फैमिली मार्ट जा रहा हूँ, क्योंकि किसी को कुछ बोला तो था नहीं, तीनों गाड़ी में कूदे थे और चल पड़े थे। तो सब हैरान हुए, क्या मतलब। वो इत्तेफाक समझे इसको कि भाई हमने तुमने दिमाग में सोचा फैमिली मार्ट, तो उसने कह दिया फैमिली मार्ट, तो हो सकता है इत्तेफाक है, क्योंकि शायद रास्ते में पड़ता करीब है। तो बहरहाल ये एक ऐसी जगह चले गए जहाँ पर 24 घंटे का कोई रेस्टोरेंट था, जहाँ पे अक्सर इनके जापानी दोस्त मिलते थे। तो ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहले से कोई पार्टी चल रही थी, दो चार लोग जमा थे इनके। तो ये उन्हीं के साथ जाके घुस के बैठ गए, क्योंकि इनकी गाड़ी के टायर जो थे वो ख़राब थे, हो गए थे ड्रिफ्टिंग की वजह से, इसीलिए करीबी फैमिली मार्ट वो जाना चाहता था, और उधर चले गए। अब ये वहाँ बैठे, थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश की, सब कुछ किया। और कहते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जापानी दोस्तों को बताया कि आखिर ये क्यों इतने घबराए हुए लग रहे हैं और क्या सिलसिला है।
तो एक लड़की थी जिससे इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, वो अपने एक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वट एवर के साथ बैठी हुई थी। और ये जब बात छिड़ी तो उसके हस्बैंड ने 2 मिनट के लिए खामोशी के बाद उसने पूछा कि पार्क जो था वो असमीज़ू था। जिस पे ने कहा हाँ, तो उसने बोला कि हो सकता है कि तुम्हारे पीछे कोई चीज़ अटैच हो गई, क्योंकि तुम लोग रात में सन्नाटे में वहाँ गए थे। क्योंकि कहा जाता है कि उस पार्क में कुछ एक आध लड़की का कत्ल हुआ था, बहुत बुरे तरीके से कोई वहाँ पे रात में ले गया था उसको, और वो भटक रही है वहाँ। अब सब मजाक में आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन इनको किसी ने इंसिस्ट किया कि तुम शिंटो ट्राई श्राइन है करीब में, वहाँ जाओ और वहाँ से अपने ऊपर ये उतरवाई करो। ये वहाँ गए, वो सब सिलसिला हुआ और उन्होंने इनको कोई एम्यूलेट या ताबीज़ टाइप एक एम्यूलेट बना के दिया है, वो डाल के घूम रहे, और फिर जाके ये सिलसिला ख़त्म हुआ। अब ये कहते हैं कि ये तो बात ख़त्म हुई, इसके बाद तो कभी पलट के मैं गया ही नहीं, और कोशिश है कि जापान में जाऊँ ही नहीं, लेकिन जब भी गया हूँ तो उस जगह तो मैं कभी किया नहीं। वो दिन था, आज का दिन है, ना कभी कोई कॉल आई ना कुछ हुआ, और सब सुकून में रहा। और जहाँ तक उनके दोस्त ने देखा क्या था उस रात जब ये भागे थे, तो कहते हैं कि मुझे बस एक औरत सफ़ेद कपड़ों में से कुछ नज़र दूर से एकदम से थोड़ी सेकंड्स के लिए नज़र आई थी, जिस पे वो गालियाँ देना शुरू हो गया था और उसने बोला बस भगाओ यहाँ से। तो ये थी इनकी कहानी फ्रॉम जापान, सागा मिहारा। और ये 2000s की बात है, जब ना कोई लोकेशन था, ना कुछ था, ना कैमरे वाला फ़ोन था। तो दिस वाज a nice story thanks to Mr. Hot Sauce Fire। एंड ये था हमारा एपिसोड, जो कि नंबर भी मुझे 173। तो डू कीप राइटिंग इन, डू कीप सजेस्टिंग थिंग्स, एंड वील ट्राई टू बी ऑन टाइम। तो दिस वाज योर जिनकास्ट विद योर होस्ट सलमान उर्फ डॉग सोलंकी। और भाई इतना जज्बाती नहीं होते डॉक्टर डॉक्टर और इन सब चीज़ों को लेके, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्टेज नेम्स, डू लुक इट अप। तो बहरहाल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।